डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम लोग नए चैप्टर नए एनर्जी के साथ मिल रहे हैं और ये हम लोगों ने लिख रखा वेक्टर्स। इसका मतलब वेक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको 9th 10th में मिल रखा है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाए कि ये फिजिक्स का जो ब्रांच है वो मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब ये होता है कि फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग मटेरियल बॉडी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मटेरियल बॉडीज वैसे बॉडी जिसका स्पीड काफी लो होता है, इसका मतलब उसका स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम होता है। इसके एग्जाम्पल है रॉकेट propulsion, प्रोपगेशन ऑफ वाटर वेव्स और साउंड वेव्स इन एयर। ये सारी चीजें हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। इसका मतलब इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ motion of material bodies at very low speed, that is speed of the material bodies is much smaller than speed of light। जैसे बाइक का स्पीड हो, किसी भी ऑटोमोबाइल का स्पीड हो, फाइटर प्लेन का स्पीड हो, स्पीड ऑफ लाइट से काफी स्मॉलर होगा। ऐसे बॉडी के बारे में स्टडी करेंगे तो वो हमारा मैकेनिक्स के पार्ट में आ जाएगा। और मैकेनिक्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। मैकेनिक्स इसका मतलब यहां पर लो स्पीड जब भी कहेंगे तो 2 कंडीशन आएगा, एक होगा रेस्ट और दूसरा मोशन। जब रेस्ट होगा तो उसको हम लोग स्टैटिक्स कहेंगे। तो स्टैटिक्स का मतलब ऐसा फिजिक्स का ब्रांच जिसमें बॉडी स्टेशनरी हो और इक्विलिब्रियम हो। और दूसरा जब मोशन होगा तो मोशन के 2 पार्ट बनेंगे, एक डायनामिक्स होगा जिसमें आपको कॉज ऑफ मोशन बताना है, और तीसरा बन जाएगा काइनेमेटिक्स जिसमें कॉज ऑफ मोशन नहीं बताना है। इसका मतलब स्टैटिक्स द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द बॉडी एट रेस्ट। क्लियर? इसी तरह से यदि हमको डायनामिक्स की बात बतानी है तो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ object taking into consideration the cause of motion, जिसमें cause of motion के बारे में आपको बताना है। और काइनेमेटिक्स में विदाउट cause of motion, जैसे सिंपली हमने कहा है बाइक इज एक्सेलरेटिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब सिर्फ हमें बाइक का एक्सेलरेशन का रेट बताना है, रीजन नहीं बताना है कि बाइक कैसे एक्सेलरेट हुआ, किसने एक्सेलरेट किया। डायनामिक्स में हमको बताना है। तो डायनामिक्स हमारे लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। तो काइनेमेटिक्स के ही पार्ट में जिसको मोशन इन ए प्लेन कहते हैं उसी में ये वेक्टर आता है। तो मोशन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट 1 डायमेंशनल, दूसरा 2 डायमेंशनल, तीसरा 3 डायमेंशनल हो जाएगा। तो यहां पर 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन का मतलब क्या है? हम लोग जब भी कोऑर्डिनेट फ्रेम की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं, तो 3 कोऑर्डिनेट हमारे लिए है एक्स वाई जेड। अब यहां पर जैसे मान लिया हमने आपको कहा कि एक कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ये कार का पोजीशन है। अब यहां से ये कार यहां तक ट्रैवल किया। सपोज ए से बी तक पोजीशन हमने डिफाइन किया, x का वैल्यू सपोज 2 मीटर लिखा और फिर सपोज यहां पर 4 मीटर लिखा। इसका मतलब आपने सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बताया, ओनली 1 कोऑर्डिनेट x आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स x y z। इसका मोशन एक कोऑर्डिनेट को बता रहा है या एक कोऑर्डिनेट इसके मोशन को स्पेसिफाई कर रहा है, तो ये 1 डायमेंशनल मोशन होगा। इसका मतलब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशनल इफ ओनली 1 कोऑर्डिनेट आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद टाइम। अब ये 1 डायमेंशनल हो गया, इसको शॉर्टकट में हम लोग 1D भी कहते हैं। अब 2 डायमेंशनल मोशन एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक आप सर्कुलर पाथ पे मूव करो, तो सर्कुलर पाथ पे जैसे मान लो आप स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे हो, तो स्ट्रेट पाथ पे जब आप मूव करोगे तो आप सर्कुलर नहीं बना सकते। सर्कुलर बनाने के लिए 2 कोऑर्डिनेट होना चाहिए। इसका मतलब यदि एक स्ट्रेट पाथ पे है तो फिर आपको राइट या लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। इसका मतलब यदि आप स्ट्रेट पाथ है तो वो एक्स एक्सिस हो गया, लेफ्ट और राइट टर्न लेना होगा तो वाई एक्सिस हो जाएगा।
तभी आपका पाथ कंप्लीट होगा। अब यहां पर हम कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में देख ले तो ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है। इसका मतलब यहां पर जो भी पार्टिकल का पोजीशन होगा उसमें हम लोग x y दोनों कोऑर्डिनेट को लिखेंगे। तो यहां पर आपने मोशन को दो कोऑर्डिनेट से स्पेसिफाई किया। इसका मतलब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी टू डायमेंशनल if two coordinates out of three coordinates specifying the position of an object with time। आपने यहां पर दो कोऑर्डिनेट लिया, आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट मींस एक्स वाई जेड, इसलिए इसको हम लोग टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे और इसको शॉर्टकट में हम लोग 2D लिखते हैं। इसका मतलब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन, प्लेन में जब मोशन हो तो वहां पर दो कोऑर्डिनेट होंगे, वो टू डायमेंशनल होगा। मोशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन, मोशन ऑफ ए सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, ये सारे एग्जाम्पल टू डायमेंशनल मोशन के हैं। अब आ जाए थ्री डायमेंशनल मोशन। इसका मतलब यहां पर तीन कोऑर्डिनेट हमको लेने। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा, एक बेस्ट एग्जाम्पल है ए काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई। ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए। मान लो ये काइट का पोजीशन है। अब काइट का पोजीशन यहां है, आपके रेफरेंस या सिंपली तीन कोऑर्डिनेट ही इसके मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने एक्स वाई जेड एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अब ये पोजीशन यहां है, आपने या आप ऑब्जर्वर या आप जो पतंगबाजी कर रहे हैं, आपके हाथ में थ्रेड है और यहां आपकी जो हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं लटाई, ये यहां पर है। ठीक है, अब इसको दिल्ली की भाषा में चक्री या जो भी बोलते होंगे। ये जो वर्टिकल हाइट है ये वाई को रिप्रेजेंट करेगा और यहां कोई ऑब्जर्वर है उसके लिए एक्स होगा और जो आपने थ्रेड पकड़ रखा है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग है। इसलिए तीन कोऑर्डिनेट इसके मोशन को स्पेसिफाई किया। इसका मतलब क्या हो गया? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल इफ थ्री कोऑर्डिनेट्स आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस, जब भी स्पेस की बात करेंगे तो तीन कोऑर्डिनेट। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? मोशन, रैंडम मोशन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, एक सिलिंड्रिकल वेसल में जो गैस मॉलिक्यूल है उसका मोशन रैंडमली होता है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस होते हैं। तो ये तीन हमने मोशन को बताया, एक वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर हमने इसके मोशन को डिफाइन भी किया, अभी जस्ट हमने आपको एग्जांपल भी बताया। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशनल हो गया, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन या सर्कुलर पाथ, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सारे एग्जाम्पल टू डायमेंशनल मोशन के हो जाएंगे। और लास्ट हमने क्या बताया? थ्री डायमेंशनल मोशन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस या रैंडम मोशन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल और ए काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। अब आ जाए हम लोग वेक्टर जब पढ़ रहे हैं, वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है? तो सिंपली यदि हम वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे तो उसके दो डायरेक्शन पॉसिबल है, इधर एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश। इसका मतलब इन वन डायमेंशनल एन ऑब्जेक्ट कैन हैव टू डायरेक्शंस, दो डायरेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन में मेनी डायरेक्शंस पॉसिबल। तो इतने कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए एक ही क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होता है और उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम वेक्टर है। इसलिए हमने लिखा है कि इन वन डायमेंशनल मोशन टू डायरेक्शंस आर पॉसिबल। इट मींस टू डायरेक्शंस की बात हमने कहा तो यहां पर एक्स और एक्स प्राइम या वाई वाई प्राइम, जिसको एक्स डैश भी कहते हैं, तो दो डायरेक्शन आप ले सकते हैं, या एक्स लेंगे या एक्स डैश लेंगे, वाई लेंगे वाई डैश लेंगे। अब इन केस ऑफ टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन पेयर बनाते जाएं, देखिए कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
एक जेड जेड हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश हो जाएंगे, इतने पेयर बन जाएंगे। इसका मतलब जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे गया, सपोज एक मॉस्किटो नेट में एक मॉस्किटो है, आपके पैर में उसने काटा, फिर सर पे काटा, फिर वो फ्लाई करके चला गया, मॉस्किटो नेट के कॉर्नर में चला गया, फिर वहां से ये आपने कोशिश किया इसको पकड़ने का, फिर आया आपके पैर में काटा, फिर ये फ्लाई करके इस कॉर्नर में चला गया। तो ये जितने पाथ हो रहे हैं इन सब को सिंप्लीफाई वेक्टर कर देगा। इसलिए हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं, इसलिए वेक्टर की हमको जरूरत होती है। अब आ जाए वेक्टर और स्केलर्स, ये सब क्वांटिटीज, स्केलर्स और स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज को शॉर्टकट में हम लोग स्केलर्स कहते हैं। दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड ओबे द लॉज ऑफ अलजेब्रा, उसको ऐड करने के लिए लॉज ऑफ अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इसको स्पेसिफाई करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपने मास को कहा स्केलर क्वांटिटी। अब एक बैग में 4 kg का कोई सब्सटेंस, मान लो 4 kg टमाटर है, 5 kg आलू है, आपसे ने किसी ने कहा कि आप इसको ऐड करके बताओ कि आपके बैग में क्या है, तो सिंपली आप ऐड करके बता दोगे कि 9 kg है। इसका मतलब इसको आपने ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया लॉज ऑफ अलजेब्रा, ये इस्तेमाल किया। अब लॉज ऑफ अलजेब्रा इस्तेमाल करने से क्या हो गया भाई? सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो ये क्राइटेरिया। दूसरा, इसको स्पेसिफाई करने के लिए क्या हो जाएगा? 4 kg लिखा आपने, इसका मतलब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू और ये यूनिट। इट मींस स्केलर कैन बी स्पेसिफाइड बाय a numerical value along with proper unit। न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आप यूनिट लिखेंगे तो वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको। तो यहां पर हमने लिखा कि एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो बहुत सारे एग्जांपल है, डिस्टेंस है, टाइम है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, ये सारे क्वांटिटी स्केलर्स हैं। अब आ जाए वैक्टर्स। वैक्टर्स का मतलब दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर कॉल्ड वैक्टर्स। और हमने इसके साथ ऐड कर दिया वैक्टर्स ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका मतलब लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन से ही आप बता पाएंगे कि वेक्टर कौन है, स्केलर कौन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया आपने एक्सलेशन लिखा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 5 इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, ये इसका यूनिट हो गया, लेकिन आपने डायरेक्शन नहीं बताया, तो आपको यहां पर डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो जब डायरेक्शन हो जाएगा, सपोज इसके साथ हमने ऐड कर दिया कि ये नॉर्थ टू साउथ है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट एंड डायरेक्शन ये तीनों मिल जाएंगे, तो वो वेक्टर हो जाएंगे। क्लियर? तो यहां डेफिनेशन में वही है, विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। अब मान लो हमने कहा कि 3 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर हॉरिजॉन्टली लग रहा है, 4 न्यूटन का फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर वर्टिकली लग रहा है, तो 2 फोर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और किसी ने कहा कि भाई इसका रिजल्टेंट बताओ, तो हमने 5 न्यूटन बता दिया। इसका मतलब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इस्तेमाल किया। अब ये 5 कैसे आया? तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये 25 का √5 न्यूटन। इसका मतलब यहां पर हमने ट्रायंगल लॉ को इस्तेमाल किया। तो ये क्राइटेरिया, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, ये टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, ये सारे क्वांटिटी वेक्टर हो जाएंगे। अब
बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन वो स्केलर है। एज फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता। इलेक्ट्रिक करंट को ऐड करने के लिए हम सिंपली लॉज ऑफ अलजेब्रा इस्तेमाल करते हैं। मान लो किसी सर्किट में करंट का फ्लो है। अब करंट का फ्लो है, वो फ्लो हमने दिखा दिया। सपोज 5 एम्पियर है। अब 5 एम्पियर फ्लो हमारे घर में आया और हमने यहां से 2 ब्रांच ले लिया वायर का, यहां पर 3 एम्पियर और यहां 2 एम्पियर। इसका मतलब सिंपल एडिशन है ना, लॉज ऑफ एडिशन सिंपल। 5 एम्पियर इज इक्वल टू 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर। और करंट का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट है। ठीक, दूसरा एग्जांपल जैसे टाइम है, इसमें भी डायरेक्शन है। तो टाइम मतलब क्लॉकवाइज ही होता है, नॉट एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। प्रेशर हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। इसका मतलब क्या है कि यहां पर हम लोग प्रेशर को भी डिफाइन करते हैं फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन फोर्स कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग थ्रस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो कि आप सिंपली इस पेन को हम ऐसे खींचे तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे फोर्स लगाए तो टेंजेंशियल, लेकिन यदि ऐसे फोर्स लगाए तो ये नॉर्मल हुआ। तो जब तक नॉर्मल नहीं लगेगा तब तक वो प्रेशर नहीं कहलाएगा। इसका मतलब प्रेशर के लिए फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब देख लीजिए चारों क्वांटिटी जो हमने रिप्रेजेंट किया, करंट है, टाइम है, पोटेंशियल है, प्रेशर है, इन सब का एक अपना डायरेक्शन है। करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट है, टाइम क्लॉकवाइज है, पोटेंशियल हायर या पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, प्रेशर परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया। इसका मतलब सबके अपने डायरेक्शन है और इसको हम लोग यूनिक डायरेक्शन कहते हैं। इसलिए जितने भी क्वांटिटी के पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो और यूनिक हो तो वो स्केलर ही रहेगा, उसका एडिशन लॉज ऑफ अलजेब्रा के अकॉर्डिंग ही होगा। इसलिए ऐसे क्वांटिटी स्केलर हो जाएंगे। दैट इज वाई हमने लिखा टाइम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, प्रेशर आर स्केलर्स बिकॉज दे हैव यूनिक डायरेक्शन। तो ये हम लोगों ने वेक्टर और उसका बेसिक पार्ट पढ़ा। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करें, तो हम लोग पहले कोई भी पार्टिकल का पोजीशन हम लोग इनिशियल और फाइनल, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक एरो से। जैसे यहां पर हमने कहा कि एक इनिशियल पॉइंट है जहां से पार्टिकल ने अपना मोशन स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग इनिशियल पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिसको हम लोग पहले कहते थे टेल। और जहां ये पार्टिकल पहुंचता है डेस्टिनेशन, जहां पर इसका फाइनल है, उसको फाइनल पॉइंट या टर्मिनल कहेंगे, और दूसरी भाषा में हम इसको हेड कहेंगे। अब एस इनिशियल है, बी फाइनल है, तो इनिशियल और फाइनल को हमने लिख दिया, उसके ऊपर एरो लगा देंगे। और इसका वैल्यू यदि ए है तो ए के ऊपर हम एरो लगा देंगे। इस तरह से वेक्टर रिप्रेजेंट होगा। इसका मतलब ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल अल्फाबेट। कोई भी अल्फाबेट ले ले आप, विद एन एरो ओवर इट, उसके ऊपर एरो लगा दे। या हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, तो ए को बोल्ड कर दे। तो बोल्ड जब हम लोग टाइपिंग वगैरह करते हैं तो बोल्ड कर देते हैं, उस पे एरो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एनसीईआरटी में आप देखिएगा, उसमें जितने भी वेक्टर है उन सबको बोल्ड से लिखा गया, उसके ऊपर एरो नहीं लगाया गया है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक लिखा वेक्टर को a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो आप इसको इस फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसको बोल्ड कर दे, इसको भी बोल्ड कर दे, इसको भी बोल्ड कर दे,
विदाउट एरो काम चल जाएगा, लेकिन जब भी हम लोग रिटन वर्क करेंगे उसमें हम लोग बोल्ड फेस यूज नहीं करेंगे, हम लोग एरो लगा के यूज करेंगे। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखा। अब हम लोग सीखेंगे वेक्टर के टाइप्स। तो सबसे पहला वेक्टर का टाइप आ जाएगा इक्वल वेक्टर्स। यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो जाए, एज फॉर एग्जांपल फिगर में आप देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर है, दोनों का पाथ लेंथ बिल्कुल इक्वल है, इसलिए और डायरेक्शन भी दोनों का टुवर्ड्स राइट है, तो इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल है, इसलिए इसको हम लोग इक्वल वेक्टर कहेंगे। अब दूसरा एग्जांपल यदि हम लोग ले ले ऐसा कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, और ये दोनों का देख लीजिए डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफर कर रहा है, इसका पाथ लेंथ बस इतना ही है और इसका पाथ लेंथ ज्यादा है, इसलिए ये अनइक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। या तो इसका मैग्नीट्यूड अलग हो या डायरेक्शन अलग हो, तो उसको हम लोग अनइक्वल वेक्टर कहेंगे। बहुत इजी है। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, दीज आर कॉल्ड अनइक्वल वेक्टर्स। अब आ जाए नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव का मतलब ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर, जो वेक्टर गिवन है, बट डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, डायरेक्शन उसका रिवर्स होगा। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वेक्टर हमने दिखाया, अब इसको जस्ट डायरेक्शन को रिवर्स कर दे अपने पोजीशन से, तो ये नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हम आपको एक कोऑर्डिनेट फ्रेम में समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे यहां पर हमने एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दिया ए, आप कहेंगे सर इसका नेगेटिव वेक्टर, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं से इसके डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स कर देंगे उतना ही मैग्नीट्यूड का, तो ये नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। सपोज आपने यहां पर एक बी वेक्टर बना दिया, आप कहेंगे सर इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, जस्ट इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो ये नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। एग्रीड? बिल्कुल समझ में आ रहा है? तो नेगेटिव वेक्टर हो गए। नेक्स्ट पार्ट आ जाए मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका टोटल पाथ लेंथ। जैसे मान लिया कि एक वेक्टर, सपोज ए वेक्टर है, उसका मॉडुलस लेंगे तो ए। आपको यदि समझ में नहीं आ रहा तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस एग्जाम्पल से आप इजिली समझ जाएंगे। आप मान लो ए से बी ट्रैवल करते हो, ए से बी ट्रैवल कर रहे हो, यह डिस्टेंस टोटल आपका 10 किलोमीटर है। अब आपने ए से बी तो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया और लिख दिया 10 किलोमीटर, तो ये वेक्टर होना चाहिए राइट साइड में, तभी तो दोनों को इक्वेट करेंगे। तो ये तो वेक्टर नहीं है, इसको वेक्टर नहीं बना सकते आप, डायरेक्शन तो है नहीं। तो आप क्या करें, इस वेक्टर का मॉडुलस ले ले, दो पैरेलल लाइन मॉडुलस और इसका मैग्नीट्यूड। जब ये मॉडुलस रिमूव करेंगे तो वेक्टर का एरो भी रिमूव हो जाएगा, तो फाइनली ये ए बी इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। इसका मतलब ए बी का मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट किया, उसके टोटल लेंथ को, उसके टोटल पाथ लेंथ को। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन वेक्टर, वो जैसे ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड और मॉडुलस लोगे तो ए आ जाएगा, इसका टोटल पाथ लेंथ। इसलिए हमने लिखा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मींस द लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। नेक्स्ट आ जाए, ये टाइप नहीं था, ये था कि मॉडुलस हम लोग वेक्टर का कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट आ जाए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसको हम लोग यूज करते हैं डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका मॉडुलस, इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होगा। इसका मतलब ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी एंड ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। जो भी वेक्टर गिवन है उसी के डायरेक्शन में ये एक्ट करेगा। अब ये जैसे हमने लिखा, ये हो सकता है आपको ना समझ में आए, तो एक एग्जांपल दे रहे हैं, इससे आप समझेंगे। हमने 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ किया एक्स वाई जेड। इसके अलोंग 3 वेक्टर हैं यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसके ऊपर कैप लगा देते हैं।
टोपी पहना देते हैं। टोपी पहनाना थोड़ा नेगेटिव बात होती है, हमें टोपी मत पहनाना, इसका मतलब क्या, हमें बेवकूफ नहीं बनाना, वो बात यहां नहीं है, यहां बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ा सा क्लास में एनर्जेटिक रहना, एंजॉय करते रहना। फिजिक्स क्या करोगे, थोड़ा सीरियस टॉपिक, तो इस सीरियस चैप्टर है, फिर भी अंदर से तो भाई खुशहाल रहेंगे, तभी तो समझ में आएगा। तो यूनिट वेक्टर, इसके जो भी वेक्टर लिखेंगे उसके ऊपर कैप लगा देंगे। तो ये स्टैंडर्ड है, एक्स के अलोंग हम लोग आई कैप यूज करते हैं, वाई के अलोंग हम लोग जे कैप, और जेड के अलोंग हम लोग के कैप यूज करते हैं। स्टैंडर्ड इन सब का वैल्यू, आई कैप का वैल्यू, जे कैप का वैल्यू और के कैप का वैल्यू 1 होता है। सबका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होगा। इसका निगेटिव लोगे तो भी इसका 1 होगा, निगेटिव ले लोगे माइनस जे ले लोगे, मतलब निगेटिव एक्स माइनस आई कैप, निगेटिव वाई माइनस जे कैप, निगेटिव जेड माइनस के कैप, सबका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होता है। अब ये यूज होता है डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। एज फॉर एग्जाम्पल यहां पर जैसे हमने एक्सेलरेशन लिखा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्ट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है, तो ए एक्स लिखेंगे और ये 5 लिखेंगे, एक्स के अलोंग हम लोग आई कैप इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये वेक्टर बन जाएगा। अनदर एग्जाम्पल जैसे हमने आपको कहा कि एक्सेलरेशन वाई के अलोंग लग रहा है और वो y के अलोंग 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है, तो एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस 7 हो जाएगा, और ये y के अलोंग लग रहा है, y सब्सक्रिप्ट लगाए अलोंग y एक्सिस, तो ये y एक्सिस के अलोंग 7 लग गया, और y एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर j कैप लगा देंगे, तो ये वेक्टर हो गया। अब यहां पर देख लीजिए, ये यदि हम लोग लिखते हैं, इसका मतलब ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका ये मैग्नीट्यूड है, इसको हम लोग मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख सकते हैं, इट मींस जे कैप इज इक्वल टू ए वाई वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड लिख दिया। इसलिए यहां पर देखो क्या लिखा, ए यूनिट वेक्टर इसी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, यहां वेक्टर है तो ये वेक्टर हो गया, और नीचे क्या लिखा भाई, मैग्नीट्यूड लिखा है, तो देखो ये ऐसे ही रिप्रेजेंट किया। जब मैग्नीट्यूड हम लेते हैं तो अभी हमने आपको प्रीवियस स्लाइड में क्या बताया, इसके मॉडुलस को और वेक्टर को रिमूव कर देते तो ये ए बन गया, वही आ गया यहां। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद करते हैं बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एनर्जेटिक है ना क्लास में, पूरी एनर्जी से पढ़ना है फिजिक्स को। चले, तो यूनिट वेक्टर हो गया। अब नेक्स्ट आ जाए पोजीशन वेक्टर। पोजीशन, जैसे मान लो कि कोई भी पार्टिकल का पोजीशन है, कैसे डिफाइन करोगे? आप कहते हो कि सर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, कैमरा से इतने पोजीशन पर हो, इसका मतलब कैमरा से ही हम अपने पोजीशन को बताते हैं, और कैमरे के उस साइड जो बच्चे ऑफलाइन में होंगे वो हम कैमरा के रिस्पेक्ट में उस साइड होंगे। इसका मतलब किसी पार्टिकल का पोजीशन हमको बताना है तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताना होगा। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको मार्क हमने यहां पर दिखा, एक येलो कलर का है, इसका पोजीशन हमको बताना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल का पोजीशन हमें ओरिजिन से लेना पड़ेगा, तो हम ओरिजिन से ले लेंगे, ओरिजिन से इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए वहां ओरिजिन से हमने ज्वाइन किया, इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये 3 कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो 3 कोऑर्डिनेट मतलब 3 एक्सिस हमने ड्रॉ किया, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो एक्स वाई जेड बनेगा। इसका मतलब डेफिनेशन क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर मींस पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विद रेफरेंस टू ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओरिजिन से ही आपने लिया। इसका मतलब पोजीशन वेक्टर को हम लोग ओपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर वेक्टर, और ये एक्स के लिए आई कैप लगेगा, एक्स के अलोंग लग रहा है, हमने क्या कहा वेक्टर बनाना है तो यूनिट वेक्टर लगाएंगे, कॉमा को रिप्लेस करके प्लस,
वाई जे कैप, कॉमा को रिप्लेस करके प्लस जेड के कैप। आप कहोगे कि सर 2 डायमेंशन में इसका क्या वैल्यू, यदि हम एक्स और वाई सिर्फ ड्रॉ करते और इस पार्टिकल का पोजीशन बताते तो यहां से हम लोग आर वेक्टर बताएंगे तो इसके कोऑर्डिनेट सिर्फ एक्स वाई लिखेंगे। तो यहां पर एक्स वाई लिखेंगे, लिख दिया। तो इसका पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ओपी इज इक्वल टू आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखेंगे। अब इन सब का मैग्नीट्यूड यदि हमें निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है अंडर रूट आई के आई कैप का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। तो आई कैप का कोफिशिएंट एक्स है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, जे कैप का कोफिशिएंट वाई है तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से यहां यदि हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आई कैप का कोफिशिएंट एक्स है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, जे कैप का कोफिशिएंट वाई है, वाई का स्क्वायर हो जाएगा, जेड इस के कैप का स्क्वायर हो गया। अनदर एग्जांपल, मान लो आपको एक पॉइंट यहां दे रखा है, यहां पर ये y है, ये नेगेटिव x है, यहां पर कोई पार्टिकल का पोजीशन दे रखा -3 4। अब -3 4 है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आपको लिखना है तो यहां पर OP हम लोग लिखेंगे। तो OP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पर -3i कैप, कॉमा को रिप्लेस कर देंगे 4j कैप। इसका मतलब इसका यदि मैग्नीट्यूड निकालना है तो OP इज इक्वल टू अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट -3 का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट, ये आ जाएगा 5। तो इस तरह से पोजीशन हमने पार्टिकल का रिप्रेजेंट किया जिसको हम लोग पोजीशन वेक्टर कहेंगे। नेक्स्ट आ जाए पोजीशन वेक्टर, ये हमने लिखा, देखिए 3 कोऑर्डिनेट के लिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आ जाए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पार्टिकल का इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल को हम लोग फिर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मान लो पार्टिकल पी से क्यू तक ट्रैवल किया तो हम लोग पहले पी को ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे जिसको हम लोग R1 वेक्टर लिखेंगे, फिर ओरिजिन से क्यू को ज्वाइन कर देंगे जिसको हम लोग R2 वेक्टर लिखेंगे। अब ये वेक्टर को हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है तो कैसे सिंप्लीफाई करें, तो यहां पर वेक्टर का रूल है कि जैसे मान लिया आपने एक वेक्टर 1 रिप्रेजेंट किया, अनदर वेक्टर 2 रिप्रेजेंट किया, थर्ड विल बी रिजल्टेंट। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग देख ले, ये फर्स्ट वेक्टर की तरह बिहेव करेगा, ये सेकेंड और ये थर्ड। फिगर के अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट मींस ओपी, सेकेंड मींस पी क्यू, थर्ड का मतलब ओ क्यू। इट मींस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओपी, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये इतना हमको सिंप्लीफाई करना हो तो बहुत दिक्कत है, तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, जैसे पी क्यू हमको लिखना है बिना इस फिगर के, हम डायरेक्टली पी क्यू बनाना चाहते बिना ओरिजिन लिखे, तो बेस्ट मेथड ये कहता है कि आप ओरिजिन से क्यू को पहले लिखो तो ओ क्यू, माइनस लगा दो, ओरिजिन से पी को बाद में लिखो मींस ओ पी। अनदर एग्जांपल, जैसे हमको ए बी लिखना है, डायरेक्टली आप बताएंगे ओरिजिन से बी को पहले लिखेंगे मींस ओ बी, फिर ओरिजिन से ए को बाद में लिखेंगे तो ओ ए हो गया। हमें एस पी लिखना है तो क्या करेंगे भाई, ओरिजिन से इसको पहले ओ पी माइनस ओ एस। कितना इजी आपको सिखा दिया। तो इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, विच डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मींस अ वेक्टर विच टेल्स हाउ मच, कितना, इन विच डायरेक्शन an object has changed his position in a given time interval। जब भी पार्टिकल अपने पोजीशन को चेंज करता है पर्टिकुलर टाइम के लिए तो कितना और किस डायरेक्शन में, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर के हेल्प से हम पहला पार्टिकल का पोजीशन, जैसे हमने यहां R1 लिखा, और फिर दूसरा पार्टिकल का पोजीशन R2, और फिर इसके हेल्प से हम लोगों ने PQ निकाल लिया।
अब इसका फायदा हम लोगों को क्या होगा, जैसे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते थे, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते थे, तो हम लोग वेक्टर के मेथड से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर इजीली फाइंड करने का तरीका क्या है वो देख लेते हैं। तो यहां पर जैसे ए बी को हमको बी ए के इक्वल शो करना है, तो ए है और ये बी है, इसके इक्वल हमको शो करना है। अब यहां पर हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे ए टू बी, इसका मतलब ए बी हमें निकालना है। तो देख लीजिए ए बी कैसे लिखेंगे। तो पहले हमने क्या सिखाया आपको, बी का कोऑर्डिनेट, फिर क्या करेंगे ए का कोऑर्डिनेट। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या है 2 3 4, तो इसको क्या लिख देंगे 2i कैप 3j कैप 4k कैप माइनस फिर ए का कोऑर्डिनेट, तो ये i कैप 2j कैप 3k कैप। अब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये i हो जाएगा, 3j में से 2j को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो j हो जाएगा, 4k में से 3k को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो k कैप हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट i कैप का कोफिशिएंट 1 है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, j कैप का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, k का 1 है तो ये √3 बन जाएगा। अब कहता है कि बी ए के इक्वल है, तो आप बी ए भी निकाल लो। तो बी ए निकालोगे तो ए का कोऑर्डिनेट आप लिखोगे माइनस बी का कोऑर्डिनेट लिखोगे। अब ए का कोऑर्डिनेट क्या 1 2 3, तो आई कैप 2j 3k कैप हो गया, माइनस फिर बी का कोऑर्डिनेट 2i 3j और 4k हो जाएगा। अब 1 में से 2 चला गया तो माइनस i, 2j माइनस 3j तो माइनस j फिर माइनस k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल ले तो मैग्नीट्यूड बी ए का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बी ए का मैग्नीट्यूड आई कैप का कोफिशिएंट कितना है देखो -1, तो -1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा के का -1, ये आ गया √3। इसका मतलब ए बी बी ए के इक्वल हो गया। तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल और भी देखते हैं। यहां पर जैसे ये आपके पास एक स्क्वायर है, इसको एक्स और वाई के अलोंग अलाइन कर दिया। अब कहता है शो करे ए सी इज इक्वल टू बी डी, मतलब डायगोनल इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट डिफाइन करना पड़ेगा। ये ओरिजिन है इसलिए हम इसको 0 0 लिख देंगे। अब यहां का कोऑर्डिनेट हमारा बी का a0 हो जाएगा, ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है इसलिए a हो जाएगा। अब डी का कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो 0a लिख देंगे। अब यहां पर हम लोग AC लिखेंगे, तो AC क्या सिखाया आपको, डायरेक्टली OC माइनस OA। अब C का कोऑर्डिनेट देख लीजिए AA है तो AI कैप प्लस AJ कैप हो गया। अब A का कोऑर्डिनेट क्या है, ओरिजिन है तो 0i 0j, तो फाइनली क्या आ जाएगा AI प्लस AJ हो जाएगा। अब AC का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो I कैप का कोफिशिएंट A, तो A स्क्वायर, J कैप का कोफिशिएंट A, तो फाइनली √2a। तो AC मिल गया, अगेन BD। अब BD का मैग्नीट्यूड निकालना है सिंपली, या पहले BD लिख लेते हैं हम लोग, डायरेक्टली नहीं करेंगे तो फिर आप भी कहेंगे सर शॉर्टकट मेथड से पढ़ा रहे हैं। अब आ जाए BD, इसको लिख देंगे OD माइनस OB। अब D का कोऑर्डिनेट देख लीजिए क्या 0a, तो 0i कैप प्लस AJ कैप हो गया, माइनस B का कोऑर्डिनेट कितना हो गया A0, तो AI प्लस 0j। अब ये फाइनली क्या आ गया माइनस AI प्लस AJ। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए तो BD का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट माइनस A का स्क्वायर हो गया, J कैप A का स्क्वायर हो गया, फाइनली ये भी √2a आ गया, तो दोनों का वैल्यू सेम आ गया। तो इस तरह से आपने शो कर दिया।
कैसे? पोजीशन वेक्टर के हेल्प से, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के हेल्प से। अब थोड़ा सा हम लोग टेढ़ा सवाल कर ले। तो यहां पर देख लीजिए, ये हमने कोऑर्डिनेट लिखा और इसको हमने डिफाइन किया। अब जैसे ये क्यूब है, अब इसको 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड में लिख दिया। अब इन सब का वैल्यू फाइंड करना है। अब वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या मेथड? सबसे पहला तो आपको जितने भी पोजीशन, जितने भी वर्टिसेस हैं, जितने भी कॉर्नर हैं, उन सब का आपको कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। तो यहां पर ये ओरिजिन है, तो 0 0 ए लाइज ऑन जेड एक्सिस, तो यहां पर x का कोऑर्डिनेट 0, y 0, a हो गया। सिर्फ z का कोऑर्डिनेट लिखना है। अब ये x z में लाई कर रहा है, तो x a y 0। अब C पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो ओनली x y और z 0। अब आ जाए D कोऑर्डिनेट लाई कर रहा है y z में, तो 0 हो गया और a हो जाएगा। z y के अलोंग लाई कर रहा है, तो y के अलोंग हो जाएगा, तो सिर्फ y एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो 0 a 0। f लाइज, अब f कहां लाई कर रहा है वो देख लीजिए, x y के अलोंग है, तो यहां पर x y के अलोंग लाई कर रहा है, तो हम लोग x और y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो x का कोऑर्डिनेट a हो गया, y का कोऑर्डिनेट a, z 0। अब E लाई कहां पर कर रहा है? A और A, इसका मतलब E लाइज ऑन एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड के लिए लाई कर रहा है। इसका मतलब अब सारे वर्टिसेस हमको मिल गए। अब इसके अकॉर्डिंग हम OE निकाल लेंगे। तो OE कैसे निकालेंगे? तो E का कोऑर्डिनेट देख लीजिए क्या है। E हमारे पास क्या है? A, तो ये ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप हो गया। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, तो 0 आई, 0 जे, 0 के। अब इसको हम लोग लिख देंगे ए आई प्लस ए जे, ए के। अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट ए, जे कैप का कोफिशिएंट, के कैप का कोफिशिएंट, इट इज √3a। सिमिलरली जैसे हमको AF निकालना है, चलिए F का कोऑर्डिनेट और A का कोऑर्डिनेट। F का कोऑर्डिनेट देख लीजिए कितना है? A 0, तो ये ए आई कैप, ए जे 0 माइनस ए का, अब देख लीजिए ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0 a, तो 0 आई, 0 जे, ए के। सबट्रैक्ट कर दें तो क्या बचेगा? ए आई, ए जे और ये माइनस ए के। तो ए एफ अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट ए स्क्वायर हो गया, जे कैप का कोफिशिएंट ए और के कैप का ए, इसलिए ये भी क्या आ गया? √3a। तो इस तरह से सारे वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं। और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि रिमेनिंग क्वांटिटी का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने। अब आ जाए को इनिशियल वेक्टर। को मींस सेम इनिशियल, दो वेक्टर का सेम इनिशियल पॉइंट हो जाएगा तो वो को इनिशियल हो जाएंगे। जैसे यहां पर देखिए दो वेक्टर के सेम इनिशियल पॉइंट है, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है ए बी दोनों, तो ए का भी स्टार्टिंग पॉइंट बी का भी स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है, इसको हम लोग को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। इसी तरह से दो वेक्टर एक जगह पर मिल जाए तो वो को टर्मिनल वेक्टर्स हो जाएंगे या को टर्मिनस। इसका मतलब दोनों का मीटिंग पॉइंट एक हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? को टर्मिनल और को टर्मिनस वेक्टर्स कहेंगे। अब आ जाए को प्लेनर वेक्टर्स, जब सेम प्लेन में वेक्टर लाई करने लगे। जैसे हमने यहां पर
एक्स वाई जेड, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर बनाया और यहां पर दो वेक्टर बताया ए बी। इसका मतलब ए बी वेक्टर सेम प्लेन में लाई कर रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल इस क्लासरूम को हमने एक प्लेन मान लिया, इस क्लासरूम में हम बैठे, मेरे स्टूडेंट बैठे, ये सारे एक प्लेन में हैं। लेकिन आपके सामने ये जो पैनल या बोर्ड नजर आ रहा है, ये बोर्ड का अपना प्लेन है। सीलिंग है, सीलिंग का अपना प्लेन है, सीलिंग में फैन लटका हुआ है, तो जितने भी फैन है वो सीलिंग के प्लेन में को प्लानर है। अब जब को प्लानर वेक्टर को हम लोग ड्रॉ करते हैं तो एक्स वाई के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसलिए ए बी जेड के डायरेक्शन में होगा। यदि वाई जेड प्लेन में हम किसी को प्लानर वेक्टर्स को बनाएंगे तो एक्स के अलोंग होगा, एज फॉर एग्जाम्पल ए और बी। इसी तरह से एक्स जेड की बात करेंगे तो एक्स जेड में जो भी को प्लानर वेक्टर्स होगा वाई के अलोंग होगा, तो जैसे सी वेक्टर हो गया, डी वेक्टर, ये सारे को प्लानर वेक्टर हो गए। इसका मतलब वेक्टर्स आर सेड टू बी को प्लानर इफ दे लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में लाई करेंगे। अब आ जाए नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर। सारे वेक्टर्स या तो पैरेलल लाइन या सेम लाइन में होंगे। वह सारे देखिए ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, सारे एक लाइन या पैरेलल लाइन में। इसको हम लोगों ने को लीनियर कहा। को मीन्स सेम लीनियर। जैसे मान लिया कि एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे, ये भी तो को लीनियर हो गए। आप कहेंगे कि सर एक वेक्टर ऐसा हो गया, एक वेक्टर ऐसा हो गया, तो कोलिनियर कैसे होगा? कुछ नहीं करना है। ये जो वेक्टर सी हमने ड्रॉ किया, ये हमें लिबर्टी है कि हम इसको डी को ओवरलैप करा दे तो ये भी कोलिनियर बन जाएंगे, इसलिए ये कोलिनियर वेक्टर हो गए। नेक्स्ट आ जाए जीरो वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जीरो और इसका आर्बिट्ररी डायरेक्शन, मतलब कोई डिफाइंड डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे मान लो एक पार्टिकल का पोजीशन हम पी से ए पी डैश गए और फिर वापस आ गए, इसका मतलब यदि ये डिस्प्लेसमेंट होगा तो इनिशियल और फाइनल सेम होगा तो ये जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट को हम लोग जीरो वेक्टर कह सकते हैं। तो यहां पर एक पाथ ए पी डैश और लौटने का पाथ पी डैश बी पी हो गया, वापस आ गए तो इसका मतलब ये क्या होगा? जीरो वेक्टर हो जाएंगे। और क्या जीरो वेक्टर के एग्जाम्पल हो सकते हैं? पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का पोजीशन कोऑर्डिनेट लिखोगे तो जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, उसका वैल्यू क्या आएगा? जीरो वेक्टर आ जाएगा। क्लियर? तो ये जीरो वेक्टर के एग्जाम्पल। अब यहां पर जैसे मान लो एक वेक्टर ए है, ए वेक्टर के डायरेक्शन को रिवर्स कर दो तो क्या आ जाएगा? देखो डायरेक्शन रिवर्स कर दिया माइनस से, तो इसका मतलब वेक्टर और उसका नेगेटिव वेक्टर को ऐड करोगे तो क्या दे देगा? जीरो वेक्टर दे देगा, इसलिए फाइनली जीरो आ जाएगा। अब एग्जाम्पल जैसे ए वेक्टर है, उसको जीरो वेक्टर के साथ ऐड करोगे तो वो वेक्टर होगा। फिर कोई जीरो वेक्टर को किसी लेमडा, किसी क्वांटिटी, किसी मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो जीरो वेक्टर। जीरो को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स जीरो। और जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो। ये सब इसके प्रॉपर्टीज हो गए। फ्री वेक्टर और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, इसका मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा लेकिन इसका लाइन ऑफ एक्शन नहीं होगा। इसका मतलब इसका पोजीशन हमको नहीं पता होगा, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग फ्री और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। इसका मतलब यहां पर इसको शिफ्ट कर दे या डिस्प्लेस कर दे तो वेक्टर रिमेन अनचेंज्ड, वेक्टर में कोई चेंजेस नहीं होगा, उसको फ्री कहेंगे। लेकिन यदि किसी का पोजीशन स्पेसिफाई है तब उसको हम लोग लोकलाइज्ड वेक्टर कहेंगे। एज फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया कि हमने कोई एक रिजिड बॉडी बना दिया, ऐसा बना दिया, अब इसके ऊपर हमने ऐसे एरो लगा के एफ लगा दिया, इस बॉडी को हम लोग पुश करें,
पुल करें, इसका मतलब ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, इसी के अलोंग ये एक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये लोकलाइज्ड है, इसके लाइन ऑफ एक्शन को हमने डिफाइन कर दिया, इसलिए फोर्स लोकलाइज्ड फैक्टर हो जाएंगे, वेलोसिटी लोकलाइज्ड फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख ले वेक्टर के टाइप्स। एक्सियल वेक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल एक्सिस मतलब एक्सिस के अलोंग, जैसे साइकिल का फ्रंट व्हील, जो स्पोक्स अरेंज होते हैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, उसको हम लोग एक्सल कहते हैं। इसका मतलब उसका रोटेशनल इफेक्ट होगा, तो जिस भी वेक्टर क्वांटिटी का रोटेशनल इफेक्ट होगा उसको हम लोग एक्सियल वेक्टर कहेंगे, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग अलाइन होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग, एज फॉर एग्जांपल जैसे हमने साइकिल का व्हील कहा, ये एक्सल है, ये आपके रिम है, ये आपका स्पोक है, स्पोक ए से बी पोजीशन तक गया तो एंगल चेंज हो गया थीटा। अब जैसे आप लिनियरली चलते थे ए से बी तो डिस्प्लेसमेंट कहते थे, डिस्प्लेसमेंट से क्या निकालते थे, वेलोसिटी, वेलोसिटी से क्या निकालते थे, एक्सेलरेशन। यहां भी हम लोग क्या निकालेंगे, थीटा है, थीटा क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस किसने किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसी तरह से वेलोसिटी क्या लिखा था, s बाई टी, तो यहां एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे थीटा बाई टी, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी क्या बन जाएगा, एक्सियल वेक्टर। यहां पर लीनियर एक्सेलरेशन क्या लिखा, वेलोसिटी बाई टाइम, तो यहां एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बाई टाइम, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी एक्सियल वेक्टर, इसमें भी रोटेशनल इफेक्ट है, तो ये एक्सियल वेक्टर हो गए जिसमें रोटेशनल इफेक्ट होगा। अब कुछ ऐसे क्वांटिटी हैं जिसका कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता है, डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, उस क्वांटिटी को हम लोग टेंसर कहते हैं। ऐसे क्वांटिटी ना जो स्केलर है ना वेक्टर है, उसका नाम टेंसर है। इसके एग्जांपल हो गए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंडक्टिविटी। आप कहोगे कि सर एक एग्जांपल बताएं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग डिफाइन करते हैं मास इंटू स्क्वायर द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप आगे पढ़ेंगे, आप घबराए नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग लिखते हैं समेशन एम आई आर आई स्क्वायर। एक एग्जांपल दे रहे हैं, शायद उससे आपको समझ में आ जाए। एक रॉड है, इस रॉड को हम सेंटर के अबाउट रोटेट करा रहे, इस रॉड का लेंथ एल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 12 होगा सेंटर के अबाउट, सेंटर के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 12। लेकिन इसी रॉड को हम किसी एक एंड के अबाउट रोटेट कराएं, इसका लेंथ एल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम्स एम एल स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। तो एक ही क्वांटिटी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसके डिफरेंट वैल्यू आ गए डिफरेंट डायरेक्शन में। सेंटर के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 12, वन एंड के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 3, डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस आर नोन एज टेंसर्स। तो यहां पर हम लोगों ने वेक्टर के बहुत सारे टाइप्स को पढ़ लिया, और उम्मीद करते हैं आपने पूरी क्लास में एनर्जी से पढ़ा होगा, हमने भी पूरी एनर्जी से पढ़ाया, और फिर आप पूरी एनर्जी से इस वीडियो को लोगों को बताएं, और फिर अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करें, लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को वायरल करें। थैंक यू एंड गुड बाय।